जिस एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ इतनी बैठकें हुई, इतने स्टेक होल्डर्स आके मिल के आए, आज विदाउट एनी स्टेटमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीधा प्राइम मिनिस्टर एक टेलीविजन पे आया और अवतरित हुआ और एकदम से कहा कि मैं इनको वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रोल क्या है? कौन इस एग्रीकल्चर बिल्स को बनाता है? कैसे ये बिल्स आते हैं? ऑर्डिनेंस के जरिए आते हैं? क्या जो इनके मिनिस्टर्स हैं इनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, नहीं लेते हैं? आप मुझे बताइए, आम लोगों को क्या विश्वास होगा? हरसिमरत कौर बादल जो इनकी कैबिनेट की सहयोगी थी, उन्होंने रिजाइन करके इस गवर्नमेंट से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उन्होंने किस बात का इस्तीफा दिया है? अगर अपने मंत्रिमंडल को ही कन्विंस नहीं कर पाए हैं, अपने ही सहयोगियों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो देश का किसान कहाँ से इसमें विश्वास इन पर बचताएगा? जो संघर्ष उन्होंने सिंगू बॉर्डर पे और बाकी टिहरी बॉर्डर पे इन्होंने इतने साल किया है, 700 लोगों की जान गई। आज पूरा देश इनसे जानना चाहता है, जो 700 लोगों की जान गई है उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? मुझे नहीं लगता, जैसे इसमें सरकार ने एक चीज़ ये भी बोली थी कि डायरेक्टली देखिए कॉर्पोरेट को आप अपना फसल बेच सकते हैं। कॉर्पोरेट की जो कंपनीज होंगी, जैसे कि आपने बताया, जो मंडियाँ होंगी या जो अलग अलग कंपनी, वो डायरेक्टली अगर डील करता है किसानों के साथ, मान लीजिए यहाँ पे किसी की मान लीजिए 5 बीघा की ज़मीन है जिस पे वो उसने सेब के बगीचा लगाया है और मेरी कोई कंपनी है, तो मैं डायरेक्ट अगर उससे डील करता हूँ तो बीच के अगर मिडल मैन कट कर रहे हैं तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होने वाला है अल्टीमेटली। पर इसमें एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी दिया जाता था कि जो लोग आंदोलन को लीड कर रहे हैं, चाहे टकिया साहब हों चाहे और लोग हों, तो उन लोगों के अपने हित थे क्योंकि देवर द बेनिफिशरीज जो बीच में होते हैं। तो ये आर्गूमेंट कहाँ तक सही है? एक जो फार्मर बेस्ड एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट था सबसे पहले, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये 2 बेसिक थे। तीसरा तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहले से था। एसेंशियल कमोडिटीज़ में इन्होंने सिर्फ एक जो जिसकी वजह से बेसिक विरोध हुआ कि भंडारण की कोई लिमिट नहीं है। आप उसमें कितनी जो क्रॉप है, कितना उसमें जो मटेरियल है, उसको भंडारण कर सकते हैं। तो एक तरह से वो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग को बढ़ावा देने वाली बात थी। किसान के साथ कल को धोखा हो जाता है, कॉर्पोरेट की कोई कंपनी उसके साथ कोई चीट करती है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं था, जुडिशियल कोर्ट्स में आप इसकी कोई जुडिक्शन नहीं क्रिएट करी थी उन्होंने ऐसा था कुछ कि एसडीएम के पास, मैं वही लगा बताने, उन्होंने एक एसडीएम के पास एक कमेटी थी, उसके बाद फर्स्ट अपील डिप्टी कमिश्नर थे। बदलते दौर में अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि आज हमारा जो यहाँ का किसान है, हमीरपुर का किसान है, बिलासपुर का किसान है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो ये उजाड़ जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ये बंदर हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ आवारा पशु हैं, कुछ आ रहे हैं, तो फेंसिंग की क्या पॉलिसी है, वो फेंसिंग की पॉलिसी क्या प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है? पीछे प्रशांत किशोर जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका एक बहुत ही बयान एक बहुत ही फेमस हुआ कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि खुद ब खुद सत्ता से भाजपा जो है वो बाहर हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही मोदी जी बाहर हो जाए, मोदी जी कल को हो सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो वोट शेयर बीजेपी का है उस हिसाब से अगले 30 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण कमज़ोर विपक्ष भी आप उसको मानते हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। स्पेशली अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा आंदोलन इंडिपेंडेंट किसान बॉडीज़ जितनी हैं उन्होंने इसे कैरी फॉरवर्ड किया है। इनफैक्ट वो किसी को स्टेज पे बैठने भी नहीं देते किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर रहा है इसमें? देखिए, इस बात को थोड़ा सा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल एक बागवानी क्षेत्र है, मैंने पहले भी कहा था। आपको जान के हैरानी होगी कि MSP में फल और सब्जियाँ नहीं आती हैं। जो CACP तय करता है वो माइनस से वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। MSP के दायरे में पहले ही वो चीज़ें बाहर हैं। तो रादर की उन चीज़ों को बीच में लाया जाए, फल और सब्जियों को बीच में लाया जाए, उनको पहले से आउट कर रखा है, बाकी उनको MSP के ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस खास इंटरव्यू में। और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं रोहित शर्मा जी। जी हाँ, रोहित शर्मा जी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हमीरपुर से, और इनका अपना एक बहुत ही लंबा करियर रहा है वकालत के क्षेत्र में भी और साथ ही साथ सोशल वर्क के क्षेत्र में भी। हमने पिछला जो आपको इंटरव्यू इनका दिखाया था उसमें कुछ इनके काम भी आपको बताए थे कि जब कोविड का जब पूरा दौर चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने अपने खर्चे पर 26 सिलेंडर जो थे वो यहाँ हॉस्पिटल में दान किए थे। साथ ही साथ ढेरों PPE किट्स और सैनिटाइज़र्स और हेल्थ वर्कर्स को समय समय पर सम्मानित करते रहे थे। जो आपके युवा मंडल्स होते हैं, महिला मंडल होते हैं, उनको उभारने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी वो काफ़ी कुछ करते हैं। खैर, आज मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, और फेवरेट क्या मतलब, जो एक
जिस टॉपिक ने पिछले 15-16 महीनों से आग लगा रखी थी पूरे देश में, किसानों का जो मुद्दा था, उसके ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे, किसान बिल्स के ऊपर इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका एक बयान पीछे आया था जब लॉकडाउन का टाइम चला था, सेकेंड वेव के समय, तो इन्होंने भी कहा था कि जो कृषि कानून है वो निरस्त होने चाहिए, आपने कहा था उस वक्त। तो इनसे जानते कि क्या वो चीज़ें कि क्यों ये निरस्त होने चाहिए थे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ कहें तो गवर्नमेंट कहती है कि किसानों की आर्थिक स्थिति और जो किसानों की दशा है देश में, उसे सुधारने के लिए आर्थिक सुधार होना इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और सभी तमाम सरकारों ने इस ओर प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी साबित होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम देखते हैं किसानों का सुसाइड नहीं रुकता है, किसानों की जो समस्याएं वो जस की तस रहती है। लेकिन ये जो 3 बिल थे, ये भाजपा सरकार कह रही थी, केंद्र की सरकार, की ये एक रेवोल्यूशन लाएंगे किसानों की ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ये बिल पास हुए और बहुत ही आनंद फान में पास किए गए थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उसके बाद से आपको पता ही है कि 15-16 महीनों से जो किसान थे, वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और ये बहुत ही स्वतंत्र भारत के लगभग सबसे बड़े चलने वाले आंदोलनों में से एक है। और अभी 3 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल बैक कर दिया कि अब हम ये जो कानून है इनको वापस ले लेंगे, और जो अभी नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा संसद का, उसमें वो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। तो रोहित जी सब बाकी जानते हैं कि क्यों इन्होंने भी विरोध किया था, क्या है कृषि बिल, MSP का क्या मुद्दा है, तो थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज इसमें मिलने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस इंटरव्यू में एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपने भी विरोध किया था इन 3 कृषि कानूनों का, लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी कहा है, और जहाँ तक मैंने भी स्टडी किया है, तो ये तो एक ओपन मार्केट को बढ़ावा देने की बात थी। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते थे देश में, तो एक तरीके से उनको क्या फ़ायदा नहीं था इसमें? देखिए मुकेश जी, जल इसके कानूनी पहलू की बात की जाए तो इसमें एक जो ये आपने कहा कि ओपन मार्केट का कंसेप्ट था, उसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से मैंने इसको अपोज किया था और जो इसका जगह जगह इसका विरोध हो रहा था, ओपन मार्केट में इन्होंने कहा कि हर कोई आके अपनी प्राइवेट मंडी इस्टेब्लिश कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रखा उन्होंने कि APMC के पैरेलल जो प्राइवेट मंडीज़ खुलेंगी उसके लिए कोई टैक्स नहीं था। गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्शन ये था कि कोई टैक्सेस नहीं होंगे, प्राइवेट मंडीज़ जो गवर्न करेंगे विदाउट टैक्सेस गवर्न करेंगे। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट के ही इस्टेब्लिश हुई APMC है जिसके ऊपर टैक्सेस हैं, और एक तरफ आप प्राइवेट मंडीज़ को अलाउ कर रहे हैं जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं होंगे। तो मैंने कहा था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए वो बराबर होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो APMC को बर्बाद करने का स्टेप था। आप अपनी इस्टेब्लिश की हुई APMC जो सरकार द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुई APMC, तो उनको बर्बाद करने का स्टेप था। दूसरा उसमें जो बेसिक कारण ये था कि रेगुलेशन कैसे होगी। आप कोई भी ABC कोई भी उठेगा प्राइवेट मंडी जाके उसको अपनी इस्टेब्लिश करेगा, बाहर उसमें कम्पीट करेगा, उसको कौन गवर्न करेगा? क्या उसकी कोई सिक्योरिटी जमा होगी? कल को वो माल मंडी में लाए, लोगों से पैसा लेके चला जाए, हु विल लुक आफ्टर हिम? कौन उसको चेक करेगा? रेगुलेशन कोई नहीं थी कि जैसे APMCs का प्रॉपर एक सेटअप है, उसकी प्रॉपर एक प्रोसीजर है कैसे उसको चलाना है। प्राइवेट मंडीज़ को कौन गवर्न करेगा? आप टैक्सेस आप नहीं रखना चाहते, आप कोई चेक आप नहीं रखना चाहते कि कौन आदमी उसको रेगुलेट करेगा। तो एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ था जिसकी वजह से ये लोगों के अंदर एक ऐसा मिथ पैदा हुआ कि कोई भी आदमी आएगा कम्पीट कर लेगा। ये आसान नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस करके मैंने इसका ये कहा था कि ये एक तरह से अगर आपने इसको लाना है तो इस तरीके से लाइए कि रेगुलेशन उसमें प्रॉपर हो, कैसे कौन आदमी उसको रेगुलेट करेगा, कहाँ सिक्योरिटी जमा होगी, उस आदमी की प्रॉपर पैन कार्ड होने चाहिए। जो आदमी आए क्या वो पैन होल्डर है, क्या उसकी कोई आइडेंटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उन आदमियों को अलाउ करें, प्रॉपरली टैक्सेस के साथ अलाउ करें। या अगर टैक्सेस नहीं रखना, दोनों APMC का टैक्स खत्म करिए, तब कंपटीशन उसमें बराबर होगा। तो एक बेसिक ड्रॉबैक था जो जिसकी वजह से मैंने कहा कि जो इनका जो कॉन्सेप्ट है और लोगों को मिथ था कि सभी आके इसमें कम्पीट कर सकते हैं, ये व्यवहारिक नहीं था। इस करके हमने इसका विरोध किया था जी। और जो 2 और उसमें, ये तो आपने पहले वाले उसमें 3 कानून थे, आपने जो अभी बातचीत की पहले कानून के ऊपर है, बाकी जो 2 कानून थे वो क्या कह रहे थे? देखिए उसमें एक जो फार्मर बिज एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट था सबसे पहले, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये 2 बेसिक थे। तीसरा तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पहले से था। एसेंशियल कमोडिटीज़ में इन्होंने सिर्फ एक जो जिसकी वजह से बेसिक विरोध हुआ कि भंडारण की कोई लिमिट नहीं है।
आप उसमें कितनी जो क्रॉप है, कितना उसमें जो मटेरियल है उसको भंडारण कर सकते हैं। तो एक तरह से वो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग को बढ़ावा देने वाली बात थी। तो भंडारण की लिमिट ख़त्म करना बहुत गलत था, पहली बात। जो ये 2 एक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कि हम बात करेंगे जो एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन की, उसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि जो किसानों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड MSP की है उसको कहीं भी कंसिडर नहीं किया था। और मैं आज हमीरपुर की और प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि ये MSP है क्या। 1964-65 में जब बहुत बड़ा सूखा इस देश में पड़ा और 65 में हमने जंग भी पाकिस्तान से लड़ी, तो हमारी वो कृषि की वो स्थिति नहीं थी। तो स्वामीनाथन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसकी वजह से हरित क्रांति का दौर आया और उस वक्त MSP फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों की दशा को, इनको मिनिमम सपोर्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट का ही एक जो CACP कमीशन होता है, कॉस्ट एंड अकाउंट प्रोडक्शन कमीशन, वो इसको तय करता है कि कितनी इस साल क्या MSP होगी। जो गवर्नमेंट का अपना कमीशन है। तो आप उसमें देखिए, जब गवर्नमेंट का अपना सेटअप की वो कमीशन है और आप उससे MSP गवर्न करते हैं, तो किसानों की अगर ये मांग है कि MSP फिक्स होनी चाहिए और अगर आप नया एक्ट ला रहे हैं उसमें तय होना चाहिए, तो उसमें हर्ज क्या है? MSP दर्शकों मैं बताऊं, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि सर ने बताया कि किसान को ये पता हो कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। मान लो किसी ने अपने बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं की फसल की पैदावार की है, मान लो कपास की है या फिर चावल की है, उसने वहाँ पे खाद का इस्तेमाल किया, उसने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, उसने डीजल का इस्तेमाल किया, उसने हो सकता है लेबर भी लगाई हो, वो सारे खर्चे अगर आप मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। तो किसान को एक मिनिमम ये एश्योरिटी देने के लिए सर एक सिस्टम था MSP कि भैया तुमको इतना जो है पैसा उतना मिलेगा ही। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल एक बागवानी क्षेत्र है, मैंने पहले भी कहा था, आपको जान के हैरानी होगी कि MSP में फल और सब्जियाँ नहीं आती हैं। जो CACP तय करता है वो माइनस से वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। MSP के दायरे में पहले ही वो चीज़ें बाहर हैं। तो रादर कि उन चीज़ों को बीच में लाया जाए, फल और सब्जियों को बीच में लाया जाए, उनको पहले से आउट कर रखा है, बाकी उनको MSP के ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से बहुत ही हेस्ट में लिया हुआ स्टेप था और कॉरपोरेट के दबाव में लिया हुआ स्टेप था, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि किसानों के बिल्कुल हित में नहीं था और व्यवहारिक नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें कि कोरोना टाइम में इन फार्म बिल्स को ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। अगर आप इसकी, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस लीगल एंगल, इफ़ यू सी विद द पॉलिटिकल एंगल, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे एक्ट आया कैसे है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाया गया। ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस चीज़ को लाया जाता जहां बहुत ज़्यादा हाई नेसेसिटी हो और उस वक्त इसकी पीक, इसकी बहुत आवश्यकता है और उसको लाना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप मुझे बताइए, पूरा देश घर के कमरों में कैद है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, एक दूसरे के डिस्टेंस उसको मेंटेन करना है, SOP की गाइडलाइन जगह जगह हैं। वहाँ इस NDA सरकार ने कोरोना टाइम में इसको बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस इसको लाया। अब जब ऑर्डिनेंस लाया तो लीगल कंपल्शन है कि विदिन 6 मंथ आप उसको पास कराना है, अदरवाइज उसको दोबारा आपको ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। उस अफरा तफरी में गवर्नमेंट को उस 6 महीने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको पास करने के लिए, क्योंकि पहले लोकसभा में लाए, लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है, उनके लिए बहुत ईजी है पास करना, पास करा लिया मेजॉरिटी से। लेकिन राज्यसभा में उन्होंने इसको वॉइस वोट से पास कराया। अगर NDA कहती है कि उनकी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी है, तो जैसे लोकसभा में कराया था वैसे ही राज्यसभा में कराते, उन्होंने वहाँ वॉइस वोट से आनन फानन में करा लिया, उसका विरोध भी हुआ। इसके बाद अगर आप इसकी वैसे, अगर मैं और इसकी बारीकी की बात करूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएँ तो वहाँ 2-3 लिस्ट होती हैं, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है। तो ये जो एग्रीकल्चर है, मैं बहुत सारे एडवोकेट इस, अगर आपके इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो मैं उससे इत्तेफाक रखेंगे, ये जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ये एंट्री नंबर 14 में स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, मतलब इसमें सेंटर का इतना दखल नहीं होना चाहिए। और आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स भी कंसेप्ट है कि उसके संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित बाकी जो कोई भी काम होगा वो भी वही विधानमंडल तय करेगा जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट को करेगा। तो एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिवली स्टेट के लिस्ट में है। अगर आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोग भी देख रहे होंगे, वो इसको चेक कर लें। जो बाकी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन के जो कंसेप्ट हैं वो कंकरेंट लिस्ट में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट में है। तो आर्टिकल 254 में एक प्रोविज़न है कि कंकरेंट लिस्ट में अगर ऐसा होता कि कोई सेम सब्जेक्ट क्लैश कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर भी उसमें हो, तो वहाँ ये है कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होगी। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन का सवाल ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर है एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट में। तो मेरा ये मानना है, बिना राज्यों को अपने कॉन्फिडेंस में लिए
बिना राज्यों के शक्तियों का इस्तेमाल किए बिना ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको एकदम से लाना, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये अगर आप उसको राजनीतिक एंगल से देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस मेलाफाइड इंटेंशन से इनको इमीडिएटली लाया गया। तीसरी बात कि अगर आप बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारीकियों में जाएंगे तो वॉइस वोट की तो मैंने पहले बता दिया कि वॉइस वोट से इन्होंने उसको पास कराया। लेकिन अगर हम बेसिकली इसको और टेक्निकली इसको एग्जामिन करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्ट्स हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सेकंड एक्ट है, उसमें आपका जो किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। आपको एक कॉर्पोरेट के पास बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका जो मॉडल ड्राफ्ट होगा वो इस गवर्नमेंट ने बताया नहीं कैसा होगा। मेरे ख्याल से जो आपके किसान हैं उनके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि हर एक किसान को ये समझ आए कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है। तीसरी बात, एक यूनिफॉर्म मॉडल फॉर्म का होना चाहिए, जिससे कि कहीं ये नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में और है, पंजाब में और है और उत्तर प्रदेश में और है। वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ होना चाहिए। चौथी बात कि सबसे बड़ी जो उसमें जो ड्रॉबैक थी कि जुडिशियल अप्रोच से बाहर था। किसान के साथ कल को धोखा हो जाता है, कॉर्पोरेट की कोई कंपनी उसके साथ कोई चीट करती है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं था। जुडिशियल कोर्ट्स में आप इसकी कोई जुडिक्शन नहीं क्रिएट करी थी उन्होंने ऐसा था कुछ कि एसडीएम के पास, मैं वही लगा बताने, उन्होंने एक एसडीएम के पास एक कमेटी थी, उसके बाद फर्स्ट अपील डिप्टी कमिश्नर को थी। तो मैंने उस इंटरव्यू में आप में पहले भी कहा था कि अगर आपने जुडिशियल इंटरवेंशन से इसको बाहर रखना है देन देयर शुड बी सेपरेट ट्रिब्यूनल्स। अगर फार्मर्स के लिए नहीं बन सकते तो किसके लिए बनेंगे? आपके आर्म्ड फोर्सेस का अलग ट्रिब्यूनल है, सर्विस वालों का अलग ट्रिब्यूनल है, आपकी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हर के लिए सेपरेट एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। तो फार्मर्स के लिए एक एक्सेस रखने में क्या प्रॉब्लम है? जहाँ गवर्नमेंट की मंशा को ये क्लियर कट चैलेंज करता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन से बाहर क्यों रखा गया है। एमएसपी पे ये क्लियर नहीं था, जुडिशियल इंटरवेंशन से बाहर रखी गई थी। तीसरी बात जो मैंने कहा कि जो आपका प्राइवेट मंडीज़ को ये कम्पीट करने की बात कर रही थी, कंपटीशन तो वहाँ होता है जहाँ बराबर की फील्ड हो। मैंने कहा कि आप तो टैक्सेस रखिए या नहीं रखिए, ये नहीं है कि आप इनडायरेक्टली अपने गवर्नमेंट के संस्थानों को ख़त्म करें और प्राइवेट अपने चहेतों को लाएं, एंटरप्रेन्योर्स को लाएं जो कि किसी और को कम्पीट करने देंगे ही नहीं। वो एक ऐसी स्थिति थी। तो मेरा ये मानना है कि जो तीनों बिल्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत थे और एक हेस्ट में ला हुआ स्टेप था, जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर में आके या उसको रिकन्सिडर करके बाद में उनको ये एहसास हुआ है। क्योंकि अब अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो यूपी में चुनाव है, बहुत से प्रदेशों में चुनाव है और किसान बाहुबली इलाका है। तो जो अभी हाल इनकी उपचुनावों में भी हुई है, उस हार से डरते हुए मुझे लगता है कहीं ये कहते हैं कि हम चुनावों को देख के फैसला नहीं लेते, हम कठोर से कठोर फैसले लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले 7-8 सालों में जितने फैसले लिए सब फैसले चुनावों को लेकर देख कर लिए गए हैं, और ये फैसला भी चुनाव को देख कर लिया गया है। क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग में आकर के माफ़ी मांगना और उसको विड्रॉ कर लेना, तो ये सोचने वाले। अब मैं पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री का क्या रोल है? जिस एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ इतनी बैठकें हुई, इतने स्टेक होल्डर्स आके मिल के आए, आज विदाउट एनी स्टेटमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीधा प्राइम मिनिस्टर एक टेलीविजन पे आया और अवतरित हुआ और एकदम से कहा कि मैं इनको वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रोल क्या है? कौन इस एग्रीकल्चर बिल्स को बनाता है? कैसे ये बिल्स आते हैं? ऑर्डिनेंस के ज़रिए आते हैं? क्या जो इनके मिनिस्टर्स हैं इनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, नहीं लेते हैं? आप मुझे बताइए आम लोगों को क्या विश्वास होगा? हरसिमरत कौर बादल जो इनकी कैबिनेट की सहयोगी थी, उन्होंने रिज़ाइन करके इस गवर्नमेंट से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उन्होंने किस बात का इस्तीफा दिया है? अगर अपने मंत्रिमंडल को ही कन्विंस नहीं कर पाए हैं, अपने ही सहयोगियों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो देश का किसान कहाँ से इसमें विश्वास इनके बजताएगा? जो संघर्ष उन्होंने सिंगू बॉर्डर पे और बाकी टिहरी बॉर्डर पे इन्होंने इतने साल किया है, 700 लोगों की जान गई है। आज पूरा देश इनसे जानना चाहता है जो 700 लोगों की जान गई है उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या उनके लिए कोई सरकार की पॉलिसी होगी? क्या उन लोगों के लिए कोई इनको फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी प्रपोजल को लेके आएगी? जी राहुल सर, हम लोग बात करते कानूनों की, तो अभी आपको क्या लगता है कि क्योंकि देखिए चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे भाजपा की सरकार थी, किसानों की जो हालत है वो वैसी की वैसी ही रही है। हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। कृषि सुधार एक इस देश का सच है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है वो कौन से सुधार हैं जो इस वक्त होने चाहिए जिससे किसानों की आर्थिकी में भी सुधार होगा और जय जवान जय किसान का जो नारा है वो असली में प्रशस्त हो पाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े रिफॉर्म्स की बात करूं तो मेरे मुंह से बहुत गलत बात होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि
कोई भी रिफॉर्म्स जो हैं, जो किसान हैं उनको बिना विश्वास में लिए नहीं किए जा सकते हैं। जो किसानों की बिल्कुल बेसिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, सूखा पड़ता है, लोग कर्ज़े में आते हैं और सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? उनको क्या बेसिक सपोर्ट होनी चाहिए? एग्रीकल्चर को चलाने के लिए उनको बेसिक सपोर्ट होनी क्या चाहिए? क्या जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो रियल मायने में किसान तक पहुंचती हैं? क्या एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या सही मायने में कोई धरातल पर कोई ऐसी पॉलिसी उतरती है? मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं लॉ की बात तो कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग से कह सकता हूँ कि जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि स्वामीनाथन जी को जनक कहा जाता है हरित क्रांति का। तो मैंने जो जितना उनका थोड़ा बहुत जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो हरित क्रांति को लाया गया और उन्होंने किस तरीके से उसको अमलीजामा ग्राउंड पे बनाया वो सारे देश ने देखा है। तो उस वक्त सरकारें थी, तत्कालीन जो उस वक्त के पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो वो लोगों में एक विश्वास आया, लोग उसके साथ जुड़े, लोगों ने सबसे बड़ा हम एक प्रोड्यूसिंग स्टेट बने, अनाज पैदा करने वाले स्टेट बने, आज इतना हमारी भंडारण क्षमता है तो उसकी वजह से बने। लेकिन बदलते दौर में अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे कि आज हमारा जो यहाँ का किसान है, हमीरपुर का किसान है, बिलासपुर का किसान है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो ये उजाड़ जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ये बंदर हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ आवारा पशु हैं कुछ आ रहे हैं, तो फेंसिंग की क्या पॉलिसी है? बिल्कुल वो फेंसिंग की पॉलिसी क्या प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रही है? बिल्कुल। और जो हम एमएसपी की बात करते हैं वो भी कि अभी पीछे आपने देखा होगा कि सेब का बहुत बड़ा इशू। मैं कह रहा हूँ कि फल और सब्जियां पहले ही उसके दायरे से बाहर थी, वो पहले ही उसके अंदर नहीं है, तो एमएसपी का दायरा कम करने के बजाय उसको बढ़ाना चाहिए। और हिमाचल जैसे राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है कि उसको एमएसपी के दायरे में फल और सब्जियों को लेकर के, ताकि हमें कम से कम जो है हमारे जो बागवानी क्षेत्र हैं या हमारे बाकी लोग हैं, हमारे यहाँ भी लोग नीचे आम लगाते हैं, अब तो सेब यहाँ बिलासपुर में भी लग रहा है, लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक अच्छा एक वेन्यू है हिमाचल में। बट सर आपको नहीं लगता जैसे इसमें सरकार ने एक चीज़ ये भी बोली थी कि डायरेक्टली देखिए कॉर्पोरेट को आप अपना फसल बेच सकते हैं, कॉर्पोरेट की जो कंपनीज होंगी जैसे कि आपने बताया जो मंडियाँ होंगी या जो अलग अलग कंपनी, वो डायरेक्टली अगर डील करता है किसानों के साथ, मान लीजिए यहाँ पे किसी की मान लीजिए 5 बीघा की ज़मीन है जिस पे वो उसने सेब के बगीचा लगाया है और मेरी कोई कंपनी है, तो मैं डायरेक्ट अगर उससे डील करता हूँ तो बीच के अगर हम मिडल मैन कट कर रहे हैं तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होने वाला है अल्टीमेटली। पर इसमें एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी दिया जाता था कि जो लोग आंदोलन को लीड कर रहे हैं, चाहे टकैत साहब हों चाहे और लोग हों, तो उन लोगों के अपने हित थे क्योंकि देवर द बेनिफिशरीज जो बीच में होते हैं। तो ये आर्गूमेंट कहाँ तक सही है? देखिए, जो जहाँ तक आड़ती कल्चर की बात है, ये कल्चर बहुत लाइफ लॉन्ग बहुत पहले से चल रहा है। सरकार सोचे कि वो एक 3 कानून लेके आएगी आड़ती कल्चर खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कानून में जो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फार्मर जो है वो कंपनी को बेच सकता है, देश का किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, आप उसको डायरेक्ट कॉर्पोरेट को बेचने की बात कर रहे हैं। उनके अंदर ऐसे ही एक कॉन्फिडेंस ही नहीं इन कानूनों से आया कि हम अपनी जो फसल है वो डायरेक्ट बेचेंगे, हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले मिनिमम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देना पड़ेगा। जो लोग आड़तियों से डील नहीं कर पाते, जो लोग आड़तियों के साथ बैठ कर के अपना प्रॉपर मूल्य तय नहीं कर पाते, जो हमारे आड़ती अपने लोग हैं, हमारे से निकले लोग हैं, वो क्या कॉर्पोरेट जो जैसे बिजनेस इक्विपमेंट से वेल इक्विप्ड हैं उनके साथ डील कर पाएंगे? क्या किसानों का वो स्तर है? क्या मतलब जो कॉन्फिडेंस का जो बात है और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको डील करने के लिए आपको उसको व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। आप एक कागज़ के पन्नों से तो व्यवहारिक नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैंने पहले भी आपके एक चैनल के माध्यम से कहा था कि जिस लॉ को सोसाइटल सैंक्शन नहीं मिलता उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी, बहुत ही मुश्किल है। और इस लॉ को तो सोसाइटल सैंक्शन डे 1 से नहीं है, डे 1 से ही देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हाँ मैं कह रहा हूँ कि कोई एक हमारे जो एग्रीकल्चर के जो टॉप जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं या जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे आप 2 बता दीजिए, 2 आदमी बता दीजिए जिन्होंने इसके फ़ायदे गिनाए हों, या 2 ऐसे बेस्ट एक्सपर्ट बता दीजिए जिन्होंने इनको कहा हो कि बेस्ट जो लेजिस्लेशन है वो लेकर आए हैं। द वे दे हैव ब्रॉट द लेजिस्लेशन, इट वाज टोटली इन हेस्ट, इम्प्रॉपर एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। जी, यहाँ पे आता है रोल फिर विपक्ष का। अगर सरकार कोई कदम उठाती है, कोई बिल लाती है या जो भी सरकार, तो सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत मजबूत भूमिका होती है।
आपको क्या लगता है विपक्ष ने इस अगर बिल की बात करें और अन्य और भी मुद्दे हैं उसमें क्या कोई भूमिका निभा रहा है विपक्ष, या वो सिर्फ जस्ट दे आर वॉचिंग वेट एंड वॉच की स्थिति में? से पीछे प्रशांत किशोर जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका एक बहुत ही बयान एक बहुत ही फेमस हुआ कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि खुद ब खुद सत्ता से भाजपा जो है वो बाहर हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही मोदी जी बाहर हो जाए, मोदी जी कल को हो सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो वोट शेयर बीजेपी का है उस हिसाब से अगले 30 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण कमज़ोर विपक्ष भी आप उसको मानते हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। स्पेशली अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा आंदोलन इंडिपेंडेंट किसान बॉडीज़ जितनी हैं उन्होंने इसे कैरी फॉरवर्ड किया है। इनफैक्ट वो किसी को स्टेज पे बैठने भी नहीं देते किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर रहा है इसमें? देखिए, इस बात को थोड़ा सा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष अगर इसमें एज ए होल पार्टिसिपेट करे तब तो पक्ष का ये एलिगेशन है कि विपक्ष इसको करवा रहा है। ये कांग्रेस के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं जो उनको इस बात के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसका विरोध करिए। कांग्रेस पार्टी ने अपना रोल बहुत बढ़िया अदा किया है। उन्होंने एजिटेशन को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। ख़ास तौर पे आप देखेंगे राहुल गांधी जी का सपोर्ट तो डे वन से है। उन्होंने तो डे वन में कहा था कि यू विल वेट and all these legislation will be brought back by the government, और वही हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें जंप कर जाएं तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण शुरू हो जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग बैठे हैं खालिस्तानी समर्थक हैं, तो कांग्रेस के समर्थन पे तो और ज़्यादा इसमें बवाल हो सकता था। तो इसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा बैलेंस रोल अदा किया है। और कई सारे जो एडवोकेट्स हैं, दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, वो सारे लोगों ने जाके टाइम टू टाइम उनको सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है इनको सिर्फ कांग्रेस ने, बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया है। कांग्रेस का बहुत बैलेंस रोल रहा है। और इनके जो ये जब से ये दीज लेजिस्लेशन को वापस दिया, उसके बाद कांग्रेस ने तो पिछले कल विजय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया है। विपक्ष का जो रोल होता है वो रोल इन्होंने अदा किया है। जहाँ हमारी सरकार थी, पंजाब में हमारी सरकार थी, वहाँ हमने फुली सपोर्ट किया है जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी। और जहाँ हमारी सरकार नहीं भी थी वहाँ भी कांग्रेस के लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। और इसका राजनीतिकरण करके या इसका राजनीतिकरण करवा करके अगर सत्ता पक्ष इसका फ़ायदा लेना चाहिए, उससे कांग्रेस ने अपना बचाव किया है, वो बहुत बढ़िया किया। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसमें कांग्रेस जो एज ए होल किसानों की विक्ट्री है, तो ये बिल्कुल सही है, एज ए होल किसानों की विक्ट्री है। लेकिन किसान, भारत का जो किसान है वो भी किसी पार्टी को वोट करता है। मैं नहीं कहता सारे बीजेपी को वोट करते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन वो भी समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और नीतियों को देख के हिसाब से वो भी आने वाले समय में अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट करेंगे। और जो बाकी विपक्षी दल हैं उनका जो जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा उनको भी उसके अनुसार ही वो अपना उसमें अपना क्लेम रखेंगे, लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बड़े बैकफुट पर गई है। ये 7-8 सालों में पहला एक ऐसा वाक़या है जहाँ बिल्कुल जो गवर्नमेंट है बैकस्टैप हुई है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग इसके फ़ायदे गिनाते थे और टेलीविज़न के चैनल्स पे आकर के संबित पात्रा से लेकर के जितने भी लोग आते थे और इसके 200 फ़ायदे आगे गिनाते थे, आज वही आदमी इसको वापस लेने पर फ़ायदे गिना रहे कि हमने इसमें वापस क्यों लिया। तो अपने आप में हास्यास्पद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के एक किसान को नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। जिस बहादुरी से, जिस संघर्ष के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब जब इस देश के किसानों ने किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, किसी उनके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनका तख्ता पलट हुआ है। तो ये थे रोहित शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट हैं हमीरपुर से। और आज हमने किसान बिल पे चर्चा की, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि किसान बिल ये ठीक नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। तो इसीलिए हमने थोड़ा एलैबोरेट वे में इन तीनों बिल्स के ऊपर चर्चा की, क्यों वापस लेने चाहिए थे, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी तफसील से वार्तालाप किया हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी हम कोई और टॉपिक लेंगे नया और उस पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।